मैं सुधीर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं SAPA एजुकेशन पॉइंट के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं फिलहाल आपके सामने क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर के सामने आया हूं और मैं जो आपको ये क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं CBSE बोर्ड के सिलेबस पर पैटर्न पर आधारित है, जो कि एग्जाम मार्च 2021 में होने वाला है। स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने इस सब्जेक्ट को रखने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट है टोटल 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और CBSE बोर्ड ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का तो वो बोर्ड एग्जाम लेंगे, जो कि आपका 15 फरवरी 2021 से शुरू होगा। टेंटेटिव डेट है और इसी के आसपास एग्जाम शुरू हो जाते हैं और इससे कुल मिलाकर के 5 यूनिट से डिटेल में बात करेंगे अभी। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स की बाइफरकेशन है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम फेस करना है। 20 मार्क्स के लिए ये जो 20 मार्क्स है आपका, इसके लिए आपको स्कूल के अंदर ही प्रोजेक्ट वर्क होगा। एक्सटर्नल फैकल्टी जाएंगे बाहर से और उसके सामने ही आपको एग्जामिन किया जाएगा। इसके लिए इस प्रोजेक्ट वर्क कैसे कैसे मूव करेगा तो मैं बता दूं। इसकी जो एग्जाम होंगे वो आपके स्कूल में, इन योर स्कूल, ध्यान रखिएगा, ये आपके स्कूल के अंदर ही होगा, लेकिन वहां पर प्रेजेंट होंगे कौन भाई? एक्सटर्नल फैकल्टी, उनके सामने ही होंगे, ताकि कोई भी अनफेयर मीन्स आप एडॉप्ट ना कर सको। और ये उम्मीद की जाती है कि जैन 21 में कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन। ये जो रही बात कि आपको इस 20 मार्क्स के लिए क्या क्या वो चेक करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो इस 20 मार्क्स के लिए आपका 4 नंबर का फाइल बनाना होगा, ठीक है, और उसे सबमिट करना होगा। फाइल का क्या दायरा होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4 नंबर के लिए आपका ओरल टेस्ट होगा और 12 नंबर के लिए 12 मार्क्स के लिए रिटन टेस्ट होगा। कुल मिलाकर देख लो वेटेज 4, 4 और 12, 20 मार्क्स का ये इसका वेटेज है। 20 मार्क्स के लिए क्या करना है आपको, क्या पढ़ना है, तो आप देख लीजिए इसकी लिंकिंग। ये बुक 3 एक आपका है, वहाँ आपको पूरा पढ़ना है। और बुक 3 का देखो इंपॉर्टेंस, डुअल इफेक्ट देखो इसका, डुअल इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। क्या डुअल इंपॉर्टेंस है इसका? ये बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है मार्च में आपका, अप्रैल में, उसके अंदर भी इसकी वेटेज कितनी है ध्यान से देखिए, तो 20 मार्क्स की। और जो प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है उसके अंदर भी इसकी वेटेज कितनी है? 20 मार्क्स की। तो कुल मिलाकर के अगर बुक 3 की वेटेज देखा जाए तो ये आपको 40 मार्क्स आपको दे जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है बुक 3, ठीक है। बुक 3 में है क्या? तो कुल मिला के 5 चैप्टर है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चैप्टर और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक अकेला खुद ही चैप्टर है। तो 12 और 8 20 नंबर का है। और इसी बुक को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका प्रोजेक्ट वर्क कवर हो जाता है। राइट, चलो आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो रह गई बात किसकी? 80 मार्क्स की। तो 80 मार्क्स के लिए मैंने आपको पहले बताया बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर बुक 3 की बातें मैंने आपसे कर लिया। उसके बाद 2 किताबें और हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। NPO की वेटेज 10 मार्क्स की और पार्टनरशिप की वेटेज 30 मार्क्स की। कुल मिलाकर के 40 मार्क्स का एक किताब आपके सामने अवेलेबल होगा। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के लिए 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, इसके लिए एक अलग से किताब होगा। तो कुल मिलाकर 3 बुक्स इन ऑल आपके पास होगा और उसे हमें कंप्लीट करना होगा इन डेप्थ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी सिलेबस CBSE बोर्ड ने सब डिवाइड कर रखा है। तो आप एक काम करिए, पहले फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्लास 12 अकाउंटेंसी CBSE बोर्ड एग्जाम 2021, 100 मार्क्स का पेपर, 80 और 20 मार्क्स में सब डिवाइडेड है, ठीक है। फटाफट एक बार इसको कॉपी करिए। और मैं तो कहूँगा कि कॉपी करने के लिए मुझे क्यों रोक रहे हो, आप मुझे पॉज करो और इसे कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉज मार लिया, ठीक। जब यहाँ से हो जाए तो फिर आप एक काम करना, ये सेकंड स्क्रीन में यहाँ तक खोल देता हूँ, यहाँ पॉज करिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। पॉजिंग से बस एक फायदा होता है कि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और आपको कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने जो ये बाइफरकेशन हमें दिया है क्लास 12 की,
वो स्ट्रिक्टली क्या सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से है? तो बिल्कुल बॉस, जो भी मैंने आपको बाइफरकेशन दिया है वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से है। उन्होंने करिकुलम जारी कर रखा है और उसी करिकुलम के हिसाब से है। मैं आपको एक बार उसकी झलक दिखा देता हूँ कि करिकुलम कैसा होता है। तो ये रहा, इसके लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये इस तरह के करिकुलम होते हैं। पेज नंबर 11 पे जब आओगे अकाउंटेंसी के, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया सारी बातें यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, अकाउंटेंसी कोड नंबर 055 क्लास 12 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 80 और 20 जो भी मैंने आपको बताया वो सब मिल जाएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रोफेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, सारी बातें मिल गई। मैं रिपीट नहीं करने वाला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल आपका उठेगा कि सर आप कौन से चैप्टर पहले पढ़ाने वाले हो। तो मैं पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल शुरू करना चाहता हूँ सबसे लेंदीएस्ट चैप्टर, सबसे लेंदीएस्ट जो सिलेबस है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हेडिंग डालिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो इस चैप्टर में मैं आगे मूव करूं इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है इसके अंदर, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पहले मैं वो आपको समझा दूं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। एक्चुअली पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस कानून के दायरे में रह करके हम इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस कानून के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन धारा, ठीक है। तो सेक्शन 4 ने इस पार्टनरशिप के मीनिंग को डिफाइन किया है। और क्या डेफिनेशन दिया है जरा ध्यान से देखिएगा कि इट इज द रिलेशन, एक संबंध है बिटवीन टू और मोर पर्सन, राइट। डेफिनेटली अगर संबंध होगा तो कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होने चाहिए, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है। भाई वो व्यक्ति किस लिए आपस में ये रिलेशन बना रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है ताकि एक लॉफुल बिजनेस का प्रॉफिट को क्या करें, शेयर कर सके। प्रॉफिट हो या लॉस, डेफिनेशन में प्रॉफिट लिखा गया, लॉस अंडरस्टूड होता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, जिसके बीच में सहमति हुई है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। और वो बिजनेस चलाएंगे कौन, या तो सारे चलाओ या फिर उनमें से कुछ लोग मिलके चलाएं। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप का। अच्छा, इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए एक और क्वेश्चन है आपका। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स, जरूरी फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, जैसा कि आपने ये देखा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट, देख रहे हो डेफिनेशन में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद पहला क्या था, 2 और मोर पर्सन। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट, किस चीज के लिए एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट किसका होगा, लॉफुल बिजनेस का। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिमाग में बैठाइएगा। बाकी ये जो 2 फीचर्स रह गए हैं वो अभी पेंडिंग रखिए, हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट मेरे ऊपर उधार रहा, बाद में हम इसको डिस्कशन में लेके चलेंगे। एक्चुअली मैं ज़्यादा थ्योरीज पे अभी नहीं आना चाहता, बहुत सारे थ्योरीज की लिस्ट है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी मैंने 10-15 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज बना रखा है, मैं आऊँगा डिटेल में। अभी मैं ज़्यादा थ्योरीज के ऊपर नहीं जाना चाहता, नहीं तो ये चैप्टर ना कुछ हद तक बोरिंग हो जाता है। तो आपने क्या सीखा अभी कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो एक संबंध है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जिनके बीच सहमति हुई है तो शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, और बिजनेस चलाएंगे या तो सारे या फिर उनमें से कुछ एक दूसरे के बिहाफ पर काम करें। और उसी से दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है कि भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, उनके बीच एग्रीमेंट का होना जरूरी है। उनके बीच एग्रीमेंट किस बात की, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की होनी चाहिए, और बिजनेस प्रॉफिट किसका होना चाहिए, लीगल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस का होना चाहिए। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट हम बाद में देखें। ठीक है, अच्छा ये जो देख रहे हो ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहता हूँ फिलहाल। क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए
कि दो लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा, ए और बी। तो जब ये बिजनेस शुरू करेंगे तो अपने जो भी ये प्रॉफिट कमाएंगे बिजनेस का, मान लो कि उन्होंने एक साल में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट्स को ये बांटेंगे कैसे? तो उसको बांटने के लिए इनके बीच में डिफाइंड रेशियो होता है। मान लो कि इस 5 लाख के प्रॉफिट्स को बांटने के लिए उन्होंने एक डिफाइंड रेशियो बनाया 1:1। तो आप इस 1:1 का मतलब क्या कहना चाहते हैं? 1 और 1, यानी कि इस प्रॉफिट को 5 लाख के 2 टुकड़े लगाए जाएंगे और ए और बी के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 2 टुकड़ा लगाने का मतलब हो गया ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, मुझे 5 लाख के कितने लगाने? 1 और 1, 2 टुकड़े लगाने हैं। तो 5 लाख को आप क्या करिए, सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए और एक टुकड़ा ए को दे दीजिए, यानी 2.5 लाख, 2,50,000। और ऐसे ही बी का 5 लाख के कितने टुकड़े लगाने हैं? 2, और एक टुकड़ा क्या करिए, बी को दे दीजिए। वेरी सिंपल। मान लो कि नहीं कहता है भैया, ये कहता है कि नहीं यार, मैं तो ज़्यादा बिजनेस में पूंजी लगाया हूँ, मैं बिजनेस में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैं 3 टुकड़ा मैं लूँगा और 1 टुकड़ा तुम ले लो, या मान लो 2 टुकड़े तुम ले लो, फिर 2 टुकड़े, यानी कि उन्होंने 3 और 2, 5 टुकड़े लगा दिए बिजनेस के। कितने? 5 टुकड़े। और 5 में से 3 टुकड़ा कौन लेगा? ए, और 2 टुकड़ा कौन लेगा? बी। इसका मतलब ए के बीच में कैसे बटेगा? सीधी सी बात है, पहले तो 5 लाख के कितने टुकड़े लगा दो, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो एक टुकड़ा निकल के आ गया कितना? 1 लाख। उसमें से कितने टुकड़े देने हैं इसको? 3 लाख, यानी कि 3 टुकड़े। तो 3 लाख दे दो किसको? ए को। और बी को कितने दे दो भाई? 5 लाख के कितने टुकड़े? पहले लगाओ 5, उसमें से 2 टुकड़े दे दो, बन गया कितना? 2 लाख, बांट दिया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सिंपली समझिएगा, रेशियो जैसे लिखा 1:1, इसका मतलब क्या हो गया? 2 टुकड़े लगाने, 2 से डिवाइड कर दो और फिर एक एक बांट दो। ऐसे ही 3:2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 टुकड़े लगाने, 5 से डिवाइड करो और 3 ए को दे दो, बी 2 को दे दो। रेशियो को बस इस तरह से सिंपली समझ के चलना है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 11 का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 11, जिसके बिना आपको अकाउंट बिल्कुल अधूरा लगेगा। तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करिए, ब्रशअप करिए 11 का। कौन कौन सा है मैं आपके साथ चलता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 11, इसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते अकाउंट्स पढ़ने की। सबसे पहला तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, इसके बिना तो आप आगे मूव ही मत करना। बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैं आपको आगे बता के चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 5 कैटेगरीज में चले हैं, असेट और एक्सपेंस एक साथ रखिएगा। इन दोनों के लिए रूल एक जैसा है। अगर ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको डेबिट का साइन लगाना है, DR। अगर ये डिक्रीज होते हैं तो फिर क्रेडिट का साइन लगाना है। क्लियर है? असेट्स बिजनेस का बढ़ जाए या एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ जाए तो डेबिट, और अगर असेट्स या एक्सपेंस में डिक्रीमेंट आ जाए, कमी आ जाए, तो आप क्रेडिट करेंगे। और फिर उसके बाद लायबिलिटी, उसके बाद कैपिटल, और तीसरा लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर इन तीनों में इंक्रीज आ जाए तो फिर हम इसे कहते हैं क्रेडिट लगाते हैं, और अगर इसमें डिक्रीज आ जाए तो डेबिट का साइन लगता है। दीज आर द अकाउंटिंग साइन, आप याद रखिएगा। और साथ साथ याद रखिएगा बैलेंसेस, क्योंकि हमें बैलेंसेस को लेके चलने हैं, और बैलेंसेस जो लेंगे वो पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, यानी कि इनकी जो ओपनिंग बैलेंस होंगे, ओपनिंग बैलेंस किसकी किसकी, असेट और एक्सपेंस की, वो आपका डेबिट रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन किसके साथ है? डेबिट के साथ। और इनका जो बैलेंस रहेगा ओपनिंग, कभी भी इनका लेजर बनाने का हमें मौका मिले तो ओपनिंग बैलेंस से ही हम शुरुआत करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कई लोगों को याद ही नहीं रहता, रट्टा लगाते हैं, तो बैलेंस भाई यहीं से निकल के आता है। पॉजिटिव जिनका साइन है वो बैलेंस के रूप में हम याद रखते हैं। तो लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट रहेगा, असेट्स और एक्सपेंस का डेबिट रहेगा। मॉडल रूल से ही हमारा काम चल जाएगा। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखेंगे। मैं राइट, आप नोटिंग कर लेना।
या तो पॉज करके कर लो या साथ साथ कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे बनती है आप साथ साथ करते चलिएगा या फिर पॉज करके कर लीजिए। ठीक है। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है या समझना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट के बारे में। कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं? एंटिटी कॉन्सेप्ट की। एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी प्रिंसिपल्स भी कई लोग कहते हैं इसको। क्या कहता है ये एंटिटी कॉन्सेप्ट? सबको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। ये कौन है? ओनर है। और ये कौन है? ओनर का बिजनेस। ठीक है, चौपड़ी मत बोलना भाई। और यहाँ पर आप बैठे हो अकाउंटेंट साहब, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि जब जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को क्या समझना है? मुनीम समझना है, अकाउंटेंट समझना है। क्या समझना है अपने आप को? अकाउंटेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, नॉट ओनर, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। और ये ओनर कहाँ पर भाई साहब हैं? ध्यान रखिएगा, ये ओनर हैं फिलहाल अभी अपने घर पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर? घर पर। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर का खुद का अपना अस्तित्व होता है, किससे? बिजनेस से हटके, या फिर इसको वाइसा वर्सा पढ़ सकते हो, बिजनेस का अपना खुद का सेपरेट अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होती है ओनर से हट करके। बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? ओनर और बिजनेस अलग कैसे हो सकते हैं? भाई डेफिनेटली अलग बड़ा मुश्किल होता है बोलना, क्योंकि मैं जब अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो मैं ही कौन हूँ? सुधीर गुप्ता, और मेरा इंस्टीट्यूट सुधीर गुप्ता प्रोफेशनल एकेडमी LCPA है। ठीक है, तो मेरे बिना मेरा इंस्टीट्यूट अधूरा और मैं अपने इंस्टीट्यूट के बिना अधूरा। तो प्रैक्टिकली देखोगे तो दोनों कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में डिफरेंस रखना पड़ता है। बोलोगे सर वो कैसे? सोचो, मैं अपने घरेलू मैटर को अगर बिजनेस के साथ मिक्स कर दूं और बिजनेस के मैटर को घरेलू मैटर के साथ मिक्स कर दूं, तो ना तो मेरा बिजनेस ठीक से चलने वाला और ना ही मेरा घर ठीक से चलने वाला। तो दोनों अपने जगह पे सही सही चल पाए, ठीक से चल पाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों को क्या किया जाए? दोनों अफेयर को, दोनों काम को सेग्रीगेट करके रखा जाए। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट का मेन मकसद ये है कि बिजनेस के अफेयर को अलग रखो, घरेलू अफेयर को अलग रखो, तभी दोनों सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों अफेयर को क्या किया जाए? सेग्रीगेट करके रखा जाए। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट का मेन मकसद ये है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना भैया क्या होगा? बिजनेस का ट्रू पिक्चर या ट्रू प्रॉफिट और लॉस आप कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें घरेलू खर्चे भी और घरेलू कुछ इनकम जो होंगे वो भी सब मिक्स हो जाएंगे। तो इस मिक्सचर को से बचाने के लिए ये एंटिटी कॉन्सेप्ट बीच में आता है। बोलो सर जो सिखा रहे हो ये तो 11 की चीज है, ध्यान से सुनो सारी बातें, तब जाकर के आपको अकाउंट आसान लगेगा। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसके अंदर कुछ पैसा लगाता है। क्या करता है? कुछ पैसा लगाता है, और इस पैसे को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिटल पूंजी। क्लियर है? और ये जो पूंजी है, जरा सोचना, ये जो किसने लगाया? ओनर ने पैसा लगाया, किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। अभी अभी हमने एक कसम खाया है कि ओनर अलग होता है और ओनर का बिजनेस अलग होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो पैसा आया, चलो बिजनेस का एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं, ओनर को नाम रख देते हैं मिस्टर ए, और इसका नाम रख देते हैं ए लिमिटेड। क्या नाम रख देते हैं? ए लिमिटेड। अब जरा सोचिएगा, ये पैसा कैपिटल किसने लगाया? ओनर ने। किसको दिया? बिजनेस को। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये पैसा बिजनेस का अपना पैसा है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ। तो जो बच्चे हाँ जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कि मेरी बात को वो समझे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ओनर अलग और बिजनेस अलग। तो क्या ये पैसा बिजनेस का अपना है या ओनर का अपना है? डेफिनेटली किसका अपना है? ओनर का। बिजनेस के लिए पराया धन है। और आप सब ने 11th में अच्छे से पढ़ा था, इसी पराया धन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्या नाम बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब कि आप पूछना चाह रहे हो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। यस, बिल्कुल लाइबिलिटी है। तो फिर जरा सोचना, मान लो बिजनेस को इन पैसों से, इसने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और बिजनेस को इन पैसों से काम नहीं चल पा रहा है, थोड़े और पैसों की जरूरत है, तो वो बैंक के पास गया और बैंक से पैसा लेकर के आया। कितना पैसा लेकर के आया?
मान लो 5 लाख रुपीज बैंक से लेके रखे आया, क्या ये बिजनेस का अपना पैसा है? फिर मेरा सवाल आपसे वही है, अगेन जवाब ये आएगा नहीं, ये बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, ये भी पराया धन है। तो इसको आप लोग बोलते हो लोन, ना कि कैपिटल। कैपिटल सिर्फ एक ही बंदा बिजनेस में लगा सकता है और वो कौन है? ओनर। बाकी कोई और बिजनेस में पैसा लगाएगा हम उसे कैपिटल नहीं बोलेंगे, कुछ और नाम देंगे, जैसे लोन कहलाएगा। और लोन आपके मन में तो कोई डाउट नहीं है कि ये कौन सी लाइबिलिटी है, बट ये लाइबिलिटी जो है वो कैसी लाइबिलिटी है, ये बात अच्छे से बिठाइएगा दिमाग में। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल। और कैपिटल भी क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, बट ये ध्यान रखिएगा कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी है ये? इंटरनल, क्योंकि ये बिजनेस का अपना बंदा है। इसलिए जब आपने अभी देखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो कैपिटल बीइंग एन इम्पॉर्टेंट आइटम, क्योंकि ये ओनर है, बिजनेस को चलाने वाला बंदा है, इसलिए उसको एक सेपरेट लाइबिलिटी से हट करके एक सेपरेट जगह दी। बट ध्यान से देखिएगा लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों के लिए रूल क्या अलग रखा या सेम रखा? सेम रखा, क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। बट चूंकि ये ओनर को एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इसको सेग्रीगेट करके रखा गया है। यानी कि हम कैपिटल को कह सकते हैं कि कैपिटल इज नथिंग बट क्या ये लाइबिलिटी है। और कैसी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। ओके। अच्छा, जैसे ही ओनर ने बिजनेस में क्या करा? पैसा लगाया, उसका एक खाता खुल जाता है बिजनेस के अंदर और उसका नाम क्या होता है? कैपिटल। अभी अभी आपने डेबिट और क्रेडिट का रूल पढ़ा, मुझे बताइए कैपिटल का जब मैं बैलेंस लिखना शुरू करूंगा तो कौन सा साइड लिखूंगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेफिनेटली अभी इसका पॉजिटिव जो था साइन वो कौन सा था? क्रेडिट का। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका जो पॉजिटिव साइन था क्या था? क्रेडिट का। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। चले, तो स्टार्ट, इसने अभी अभी पैसा लगाया तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई बैंक। इसने इतना पैसा यहाँ पर लगा दिया, कितना? 10 लाख क्रेडिट साइड में। बाई का मतलब डेबिट, ठीक है। बैंक, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा है और बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ी है। बैंक असेट है बिजनेस के लिए, बैंक बैलेंस, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस अपना फंक्शनिंग शुरू करेगा, अपना काम शुरू करेगा और कुछ प्रॉफिट्स कमाएगा। और उस प्रॉफिट्स में से ओनर अपने आप को क्या देगा? कुछ सैलरी बांटेगा, अपने आप को देगा। उसके बाद कुछ कमीशन भी ले सकता है उसमें से, ठीक है। जो इसने बिजनेस में क्या लगाया? अभी कैपिटल, उस कैपिटल पर वो ब्याज भी, इंटरेस्ट भी मांग सकता है बिजनेस से। समझ आ रही बात? तो बिजनेस जैसे जैसे प्रोसीड करेगा उसमें से अर्निंग आएगी और अर्निंग ओनर अपने पास लेके जाना चाहेगा डिफरेंट डिफरेंट रूप में। आप कौन हो? अकाउंटेंट साहब हो। आप उनका सारा प्रॉफिट और लॉस निकालोगे और निकाल करके उनका क्या क्या देने की कोशिश करोगे? उन्हें क्या क्या दोगे? बाई सैलरी दोगे। कैसे दोगे? घर पे जा करके या उनके कैपिटल को बढ़ा करके? घर पे तो जा नहीं सकते, ठीक है, कि सर ये आपकी सैलरी है, ये लो, ऐसे कहोगे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे और उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि सर आपकी सैलरी आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। आपका मन, आप जब चाहो इस पैसे को घर ले जा सकते हो या फिर आप बिजनेस में छोड़ दो, आपका बिजनेस इससे फ्लरिश होगा, बढ़ेगा आगे। यानी कि बीइंग एन अकाउंटेंट हम ओनर को कुछ भी कैश के रूप में नहीं देंगे, हम उनके कैपिटल को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे बैंक आपको ब्याज देता है, जैसे आपका खाता अगर बैंक में हो, बैंक आपको ब्याज क्या घर पे आके दे जाता है? बताओ, नहीं। वो आपके अकाउंट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है और एक अधिकार दे देता है कि आप चाहो तो इन पैसों को क्या कर सकते हो? घर कभी भी लेके जा सकते हो या फिर बैंक में छोड़ दो, उस पर और ब्याज मिलेगा। सेम रूल ध्यान रखिएगा, सेम रूल यहाँ पर बिजनेस और ओनर के बीच में कैपिटल अकाउंट के साथ होता है। जो कुछ भी ओनर कमाता है हम उसको घर पे नहीं भेजते, हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट यानी बढ़ाते चले जाते हैं। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या होना? बढ़ाना। हम उनके कैपिटल अकाउंट में बढ़ा रहे हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस करना, ठीक है। तो क्या क्या दे रहे हैं एक बार फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने उनको क्या क्या दे दिया? अभी तक तो ओनर को सैलरी दिया, जो भी मान लो 2 लाख रुपए साल का दे दिया, ठीक है। और क्या दे दिया? उसने कमीशन मांगा, मुझे लो भाई कमीशन ले लो 1 लाख रुपए। फिर उसने बोला कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो कैपिटल 10 लाख का तुम्हें दिया, अगर तुम्हें नहीं देता किसी और को देता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो आप मुझे इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 1 लाख रुपए दे दिया,
कितना 1 लाख रुपीज दे दिया, ठीक है। और जो प्रॉफिट बच गया, ठीक है, उसको रेशियो में बांट लेंगे। मान लो कि ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। तो मान लो कि इनका प्रॉफिट आया, सब कुछ इतना देने के बाद भी 2 लाख रुपए बच गया। मुझे बताइए, बीइंग एन ओनर, ओनर को आपने क्या क्या पकड़ा दिया? तो बोलोगे सर हमने तो उसको सैलरी, उसके बाद कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट दे दिया, या कैपिटल में इंक्रीज कर दिया? तो दिया नहीं है, सिर्फ कैपिटल को बढ़ाया है। और ले जाना ना ले जाना ये ओनर का अपना डिसीजन होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ओनर इन पैसों को घर लेकर के ना जाए और उसका कमाई का कोई और सोर्स ना हो, तो जरा सोचिएगा उसका घर कैसे चलेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो फिर अगर इन पैसों में से वो घर लेकर के जाता है, तो कहाँ से पैसा निकाला आपने? कैपिटल से। जब जब उसको मिला था तो उसका कैपिटल क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। और जब वो यहाँ से पैसा निकालेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। टेक्निकली क्या नाम दिया गया? ड्रॉइंग। यानी कि वो किन किन बातों के पैसे घर लेके जा सकता है? बोलो तो सर उसको सैलरी मिला था उसके पैसे ले जा सकता है, कमीशन के लेके जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा लेके जा सकता है, और ओवरऑल प्रॉफिट शेयर का भी लेके जा सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे तो पैसों को लेके जाना उसका अधिकार है, इसमें कोई उसे नहीं रोक सकता, उसकी मर्जी हो जब मर्जी लेके जाए। लेकिन जो उसने 10 लाख की पूंजी लगाई थी, अगर यहाँ से पैसा लेके जाता है तो इसको क्रब करने के लिए, इस चीज को रोक लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर आप एक्सेसिव ड्राइंग करोगे और जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपके ऊपर हेवी इंटरेस्ट लगा देंगे। और इसका नाम क्या दिया गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आप सबको पता होगा, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर बैंक वाले आपसे एटीएम का चार्ज लेते हैं, एसएमएस का चार्ज लेते हैं, तो क्या घर से उठा के लेके जाते हैं या आपके अकाउंट से काट लेते हैं? तो सर कैसी बात करते हो, घर पे तो आते नहीं, अकाउंट से ही लेके जाएंगे। ऑफकोर्स वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे वसूलना है बिजनेस में? ओनर से। तो घर पे जाके वसूला जाएगा या उसके बिजनेस में जो अकाउंट चल रहा है, कैपिटल अकाउंट, वहीं से डिडक्ट कर लेंगे, वहीं से डिडक्ट कर लेंगे। और डिडक्ट करने का मतलब कैपिटल अकाउंट में आपने देखा डेबिट करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैपिटल से डेबिट हो जाएगा और फिर फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मीन क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरह से उनका कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करा कि 11th के थोड़े से कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या क्या बताने की कोशिश करता है। एक बार समराइज करते हैं चीज़ों को। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग होते हैं, ठीक है। और अलग रखने का मकसद क्या था, मैंने आपको बता दिया कि घरेलू मैटर को अलग रखिए, बिजनेस के मैटर को अलग रखिए। बीइंग एन अकाउंटेंट, आप एक बात की कसम खा लीजिए कि हम किसके अकाउंटेंट हैं? ओनर के, या ओनर के घर के, या ओनर के बिजनेस के? तो आप कसम खा लीजिएगा हम ओनर के बिजनेस के हैं। ओनर के घर पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ओनर के बिजनेस की सारी बातों को अकाउंटिंग में लेके आने हैं, ठीक है। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं सर ओनर का पैसा कम हो गया, आप कैसे बोल रहे हो बढ़ गया? अरे नालायको, ओनर का पैसा कम हो गया, तुम ओनर की सोच ही क्यों रहे हो? तुम ओनर के बिजनेस की सोचो ना। ओनर के बिजनेस में पैसा आया है, पैसा बढ़ा है, इसलिए पैसे को डेबिट करा। देख रहे हो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो बैंक को हमने डेबिट किया है, और बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी है जिसका नाम कैपिटल है, तो हमने उसको बढ़ाया है। समझ पा रहे हो? तभी गलत तरफ चले गए ना ओनर की तरफ, और ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू सोच लिया, पूरी अकाउंटिंग की ऐसी की तैसी कर दोगे आप लोग। इसलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, ताकि जब आप जर्नल एंट्रीज बनाने बैठो तो आपको दिक्कत ना आए। समझ आ रही है? तो जब उसने पूंजी लगाया तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ा है, लायबिलिटी बढ़ी है, और बिजनेस के पास पैसा भी आया है, ठीक है। अगर बिजनेस कहीं और से पैसा लेकर के आता है तो हम उसे कैपिटल नहीं बोलते, उसे लोन बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। जबकि कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। हम अकाउंटेंट किसके हैं? बिजनेस के। हमें जो कुछ भी अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है। इसके बाद दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अच्छा, बिजनेस से ओनर क्या क्या पैसा, किस किस रूप में पैसा लेता है? तो हमने देखा सैलरी के रूप में लेता है, उसके बाद कमीशन के रूप में लेता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर प्रॉफिट शेयर। और इन्हीं पैसों को घर लेके जाता है, वो ड्राइंग्स बोलते हैं। और ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइंग करता है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं।
ठीक है। एक मजेदार सवाल पूछता हूँ आपसे, मुझे बताइएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? बात समझ पा रहे हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? सिंपल सी बात है, बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है। और किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन जाता है? इनकम। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता था, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ता हूँ। ठीक है। और आगे मैं लेके चलता हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल के थोड़े से बेसिक बैकग्राउंड की ओर लेकर के चलता हूँ। अभी तक हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन करे थे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। बाकी थ्योरी मैं थोड़े बाद में बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड की ओर चलता हूँ, चैप्टर की ओर। ये मैंने सिर्फ 11 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करा है। बैकग्राउंड 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए और इसके ऊपर हम चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है आप सबको? बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। और जैसे आप फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते भी बोलते हो। ठीक है। जिसमें आपने क्या क्या सीखा? ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन खाते आपने सीखे थे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। उससे एक से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर नेट प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जा करके ऐड कर दिया। सोचो जरा, कैपिटल में ले जाके ऐड करने का मतलब जो मैंने अभी समझाया। किसको दे रहे हो? ओनर को। घर पे जाके या बिजनेस में सिर्फ ऐड करके दिखा रहे हो कि सर ये आपका जो भी कैपिटल था, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया, हमने उसको उसमें ऐड कर दिया। घर पे लेके जाना ना लेके जाना आपका डिसीजन। ये सुनो। अच्छा, ये तो 11 की बात है। अब सवाल उठता है क्लास 12 में क्या करना है? तो क्लास 12 में भी ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पढ़ने हैं, लेकिन किसके? पार्टनरशिप के। वहां किसके पढ़े थे? सोल प्रोप्राइटर। सोल मीन सिंगल, प्रोप्राइटर मीन ओनर। वहां पे सिंगल ओनर था, और यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब टू और मोर ओनर। पार्टनरशिप का मतलब अभी भी हम पढ़ के आ रहे हैं, पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर ओनर। दो या दो से अधिक ओनर होंगे। ठीक है। टू और मोर ओनर। चलो। अच्छा, ये ट्रेडिंग अकाउंट तो वही था 11th वाला, इसलिए सीबीएसई ने कहा दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। पीएनएल भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, तो इसलिए सीबीएसई ने कहा 12th में दोबारा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला था, वहां पे एक ही ओनर था, तो चुपचाप उसके कैपिटल में ले जाके क्या कर दिया? ऐड। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? दो या दो से अधिक ओनर है, तो क्या इस नेट प्रॉफिट को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा? यस। और इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए एक खाता सीखना है, और उस खाते का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। चलो। अच्छा, ये बंटवारा कैसे होता है? तो एक बार मैं फटाफट आपको रफ इमेज देता हूँ बंटवारा के लिए, फिर आपको इस प्रॉपर फॉर्मेट पे लेकर के आऊंगा। मैंने कहा, तीसरी पॉइंट रफ है कि आपने क्लास 11th में जो सीखा था, पहला ट्रेडिंग सीखा। चलो 11th को मारो बोली, 12th में पहला ट्रेडिंग अकाउंट। सीबीएसई ने कहा ट्रेडिंग अकाउंट भैया जीपी निकालना आपने 11th में ऑलरेडी सीख लिया, इसलिए अब यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर अगला कौन सा आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या निकला? नेट प्रॉफिट। बोला तुमने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया, इसलिए यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इस नेट प्रॉफिट को हमें बांटना है, तो इस बांटने के लिए एक खाता सीखना हमें, कौन सा? पीएनएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बटेगा जरा ध्यान से देखिएगा और आगे समझ। हमने कहा भैया मेरे पास जो भी नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को बांटना है किसके बीच में? पार्टनर के बीच में। ठीक है। टू और मोर ओनर के बीच में। किस रूप में? तो आपने देखा कि पार्टनर या ओनर अपने आप को क्या क्या देना पसंद करता है? तो रेम्यूनरेशन। क्या? रेम्यूनरेशन। बोलोगे सर ये नया शब्द कहाँ से आ गया? अरे नया शब्द कुछ नहीं है, सैलरी या कमीशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं?
रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनत का आना, मेहनत के बदले जो कुछ मिलता है। तो मेहनत के बदले आपको सैलरी मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगा। और क्या मानता है पार्टनर इस नेट प्रॉफिट में से? बोलता है भैया मैंने कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट उसके ऊपर दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। ठीक है। और क्या मानता है? बोलता है कि बाकी जो बच जाए प्रॉफिट के रूप में दे दो। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे तो फिर बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। बिजनेस को ग्रो कराने के लिए जरूरी क्या है कि बचत किया जाए। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपके अच्छे भविष्य के लिए बचत जरूर करते हैं। जितना कमाते हैं क्या वो सारा खर्च कर देते हैं? अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बचत करना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पर? ट्रांसफर टू रिजर्व। और उसके बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, ठीक है, उसको प्रॉफिट शेयर के रूप में ले लेते हैं और उस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, जब वो कैपिटल लगाते हैं तो उस पर ब्याज मांगते हैं। और अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ज्यादा वो बिजनेस से पैसा ना निकाल ले, तो इसलिए बिजनेस में क्या करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपसे अभी भी सवाल पूछा था कि बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है। क्योंकि कौन दे रहा है? ओनर। किसको दे रहा है? बिजनेस को। बिजनेस के लिए ध्यान रखिएगा इनकम है। जब हम नेट प्रॉफिट को बांटेंगे तो साथ साथ जो इनकम हमने किससे लिया, ओनर से लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको भी साथ में बांट देंगे। उन्हीं से लेकर के उन्हीं को बांट देना है। बस इसका फायदा क्या होगा कि जो ज्यादा ड्राइंग करेगा ना तो वो ब्याज देगा और बाकियों के बीच में सब में बट जाएगा। इसलिए अगली बार से वो ज्यादा ड्राइंग ही नहीं करेगा। इस तरह से बिजनेस की हेल्थ बनी रहेगी। यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आया वो प्लस ओनर से एक इनकम हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों को ऐड कर देना है और वापस इन्हीं चीजों को उन्हीं के बीच में इन्हें क्या कर देना, बांट देना है। किस रूप में? पहला रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इज सैलरी या कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, फ्यूचर के लिए कुछ बचा लेते हैं और जो बच जाता है उसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, और उसे पार्टनरों के बीच में बांट देते हैं। राइट। इसी चीज को अगर आप फॉर्मेट में सजा दो तो हम उसको नाम देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम देते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, फॉर्मेटिंग का काम मैंने कर रखा है, हालांकि थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें और भी है जो हम आगे चल करके करेंगे। ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए फटाफट। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास लेना मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा सा देख रहे हो इधर से उधर हो जा रहा है। डिवाइस मैंने कभी यूज नहीं करा, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। 2-3 क्लास में ठीक हो जाएगा। आई होप आप इतना थोड़ा सा मेरे साथ बियर कर लोगे। ठीक है। देख लो, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। एप्रोप्रिएशन के पढ़ लेते हैं पहले। सिंस इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर आर मोर देन वन ओनर, हेंस प्रॉफिट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो मैंने आपको अभी भी बना के दिखाया। उसके बाद फिर फाइनली बैलेंस शीट बना देना है। ठीक है। फिर फॉर्मेट की बात करते हैं और उसके बाद हम तुरंत न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो बात भी आई समझता है। आइए, ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट कहाँ से ले लेना, पीएनएल अकाउंट से। और ये दो बात जो लिखा मैंने, इसको आप अभी बिल्कुल स्किप करके चलो, बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट हमने उठा लिया यहाँ से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से या बी से, और कहाँ से लेते हैं, घर से या उसके कैपिटल से लेते हैं, कैपिटल से ले लेते हैं। और जब कैपिटल या करंट अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट के भी कॉन्सेप्ट हम बाद में बात करेंगे, भी डिटेल में आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो उनके से कैपिटल या करंट अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया और इन दोनों को जोड़ करके उन्हीं के बीच में क्या क्या दे रहे हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, घर पे दे दिया, कैपिटल या करंट अकाउंट में, कैपिटल या करंट अकाउंट में ही डाल रहे हैं। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन दे दिया। ठीक है। उसके बाद कुछ फ्यूचर के लिए बचा लिया और जो बच गया उसको हम लोग नाम दिया क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, और कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट दिया। बहुत सिंपल है, बस ये 2 पॉइंट आपको आगे चल करके समझाऊंगा, अभी कोई फायदा नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे समय आने पे सारी बात हम करेंगे। उसके बाद आप सबको पता है कि ये जो चीज़ें हमने अभी ओनर को दिया है, घर पे पहुंचा दिया है कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट अभी अभी आपको बना के दिखाया, एक बार फिर दोबारा फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा। कह रहा कैपिटल अकाउंट बाई बैंक या बैलेंस बीडी। ठीक है। बैंक कब लिखना है, जब, ध्यान रखिएगा, ये बैंक अकाउंट तब लिखना है जब ये बिजनेस कैसा हो, न्यू बिजनेस हो। न्यू बिजनेस का मतलब अभी अभी अपने स्टार्ट करा हो।
और बैलेंस बीडी कब लिखना है? जब ओल्ड बिजनेस हो, पहले से चला रहा हो, कंटिन्यूइंग बिजनेस है, तो उस केस में आपने बैलेंस बीडी लिखना है। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्यों लिखना है मैंने अभी आपको इसलिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थोड़ा समझा करके आया हूँ, ताकि आप इन सब बातों को अच्छे से समझ सको। ड्यूरिंग द ईयर अगर पुराना बिजनेस है और घर से कुछ और पूंजी लाने की जरूरत पड़ी तो अगेन बिजनेस में पैसा आएगा, बाई का मतलब डेबिट, और बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके कैपिटल में बढ़ा दिया, रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन बढ़ा दिया, प्रॉफिट शेयर से बढ़ा दिया। और जब वो घर लेकर के जाएंगे तो ड्राइंग, एक्सेसिव ड्राइंग करते हैं तो इंटरेस्ट लगा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में भी बात करेंगे। और ये है क्या, चलो 2 मिनट लगा के समझ लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये सब चीजें उनको लेके जाना ये नॉर्मल बात है, राइट? सॉरी मैंने गलत जगह पे लगा दिया, यहाँ पर क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट, ये घर लेके जाएं तो ये उनके लिए कॉमन बात है। भाई वो कमा रहे हैं तो घर लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, ये जो उन्होंने पूंजी लगाई है, क्या यहाँ से पैसा निकाल करके ले जाना क्या बिजनेस सेहत के लिए अच्छा होगा? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी चीज को रोकने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आया है। आई होप समझ सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर घर पे बहुत ज्यादा मजबूरी होती है, बहुत मान लो कि इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में ड्राइंग्स अगर यहाँ से भी निकाल करके लेके जाते हैं, कहाँ से? यहाँ से। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और ये जो ड्राइंग्स यहाँ से हो रही हैं, यहाँ से ये देखो, इसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग, दैट इज नॉर्मल। ड्राइंग से बोलते हैं, बट आप अंडरस्टूड करिएगा, यहाँ से पैसा निकाल के ले जाते हैं तो उसे बोला जाता है ड्राइंग, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ड्राइंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कैपिटल के अंदर, ध्यान से देखना, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? बदलना। फ्लक्चुएट होने का मतलब क्या होता है? बदलना, बदलना, चेंज होना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इनका कैपिटल मान लो यहाँ पे 10 लाख था, ठीक है, तो क्या लग रहा है ये क्लोजिंग भी 10 लाख ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? बोलो सर कैसे बात करते हो, इतनी सारी चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं और इतनी सारी चीजें लेस हुई हैं, तो कैपिटल क्या होगा? बदलेगा ही। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर कैपिटल बदलता है तो उस मेथड को हम लोग नाम क्या देते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। समझ पा रहे हो? ठीक है, फ्लक्चुएट करने का मतलब बदलना। इसका मतलब कि ओनर को जो कुछ भी आप दे रहे हो या उससे आप ले रहे हो, यानी कैपिटल में जिन जिन चीज़ों से चेंजेज होती हैं, अगर आपने उसके कैपिटल अकाउंट में एडलेस किया है तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगा। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जरूर समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगला मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड। बोलोगे सर फिक्स कैसे रहेगा? तो भाई फिक्स रखना है तो एक ही इलाज है क्या, ये जो चीजें हैं, जो कुछ भी आप ओनर को दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने टिक लगा रखे हैं, कौन कौन से? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, सैलरी कमीशन, इन चीजों को यहाँ डालो ही मत। इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लो और उस अकाउंट का नाम रख दो करंट अकाउंट, चालू खाता। भाई चालू रहो, साल में जितने बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन जो भी लेना है सब उसी में करते रहो। कैपिटल जो मेन कैपिटल है उसको इंटैक्ट रखो। तो मेन कैपिटल कौन कौन से हैं? मैं ग्रीन पेंसिल को हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। मेन कैपिटल जो आपने शुरुआत में लगाया था या फिर बाद में जो पूंजी लगाया, ठीक है। और मेन कैपिटल से अगर आप ड्राइंग कर लेते हो तो मेन कैपिटल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 चीजों को हम यहाँ पर फिक्स कैपिटल में लेके आते हैं। तो बोलोगे सर कैपिटल आपका फिक्स कहाँ रहा? फिर तो इन दोनों की वजह से कैपिटल आपका क्या हो गया? चेंज हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल कहा तो जाता है फिक्स है, लेकिन फिक्स तभी रहेगा जब ये 2 चीजें नहीं होंगी। तो मैंने ये बात लिखा और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, दिमाग में सेट करके रखिएगा। क्या है? कैपिटल, फिक्स कैपिटल जनरली रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द ईयर। फिक्स कैपिटल है, सामान्यतः वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है, मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता दूँ। आपने कहा कि सर कैपिटल आपका चेंज हो सकता है, कब? कैपिटल आपका चेंज हो सकता है जब आप ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लेके आओ। क्या लग रहा है, हर साल आप एडिशनल कैपिटल लेके आते होगे? क्या बिजनेस के साथ कुछ बुरा होता होगा या फंड की कमी होती होगी तभी लाते होंगे, यानी कि रेयर केस है। क्या आपके घर पे हमेशा इमरजेंसी रहता होगा या वो रेयर केस है? तो जो मैंने बोल्ड कर रखा है वो रेयर केस है। तो जब तक ये रेयर केस अकर नहीं होते, यानी सामने नहीं आते, तब तक आपका कैपिटल क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला। और अगर ये रेयर केस आते हैं तो फिर कैपिटल फिक्स नहीं होगा, चेंज होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है,
The fixed capital generally remains fixed throughout the year, but it can change in following two circumstances. और एग्जाम का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में फिक्स करके रखना है। फिक्स कैपिटल दो ही सिचुएशन में चेंज हो सकता है, जब आप एडिशनल कैपिटल घर से बिजनेस में लेके आओ, जिसको फ्रेश कैपिटल भी बोलते हैं, या फिर आप ड्राइंग करते हो कौन नॉर्मल ड्राइंग सैलरी कमीशन वाली या मेन कैपिटल से, तो आपका ये फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी तब से निकल के आता है कि कैपिटल अकाउंट को हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीका, या तो फ्लक्चुएटिंग, कोई झंझट नहीं, सब उसी में डालो, या फिर फिक्स्ड, भाई जो भी लेन देन की चीजें हैं उसको अलग रखो। यानी जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो एक खाते से काम नहीं चलने वाला, हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा, तो ये जो देख रहे हो ना चालू जो चीजें हैं, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1, 2, 3, ड्राइंग 4 और ये 5, ये कहाँ चले जाएंगे, करंट अकाउंट में चले जाएंगे, और बाकी जो रह जाएगा वो कैपिटल। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आज की क्लास मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, यहाँ ही हम खत्म करते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में मैं जो कुछ भी आज फॉर्मेट बताया हूँ उसी फॉर्मेट से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।